पढ़ते हैं पंचायती राज। अब सुनो, क्या है कि आप सबको पता होगा कि सबसे पहले बस्ती या परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी व्यवस्था का कॉन्सेप्ट कब आया होगा। आप लोग जितने लोग लाइव हैं, संदीप वर्ष, अच्छा 1 नंबर से और गेस बार हो जाएगा संदीप। जितने लोग लाइव हैं मुझे बताइए, इंसानों में बस्ती या स्थायी रूप से रहने का कॉन्सेप्ट कब इंसानों में आया था। जितने लोग लाइव हैं मुझे उनका आंसर चाहिए कि बस्ती बनाकर रहने या परमानेंट रहने का कॉन्सेप्ट पहली बार इंसानों के बीच कब आया होगा, किस टाइम पर आया होगा। हाँ, कुछ लोग सही जा रहे हैं। निकिता सही है, नियोलिथिक। तो ये बिल्कुल सही है कि ये नियोलिथिक नवपाषाण के टाइम पर हुआ होगा। ऐसा क्या हुआ था नवपाषाण पर, कोई बता सकता है? नहीं, सिंधु सभ्यता गलत है, पुरापाषाण भी गलत है, अजय शर्मा जी गलत है, सम्राट जी गलत है, वैदिक वाले और भी गलत है। अब सुनो, नहीं जा रहे जिम यार, कहीं नहीं जा पा रहे। अब देखो नियोलिथिक में ही क्यों, एग्रीकल्चर। एक आंसर फिर से निकिता जी का सही आया कि लोगों ने इस टाइम पर एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब आपको भी पता है, सुनो, अब आपको यह पता है कि जब भी हम खेतों में स्वयं बीज बोते हैं तो कोई भी फसल 5-6 महीने से पहले होती नहीं है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। तो इंसान अगर खेती करना शुरू करेगा तो उस जगह पर 5-6 महीने परमानेंट रहना पड़ेगा, और यहां से परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी रहने की व्यवस्था या बस्ती की व्यवस्था आई। चलिए पहले मेरा लेक्चर ले लीजिए, सबके आंसर लेंगे ना। चलिए तो आई, अब देखो जब खेती हुई होगी तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जौ और गेहूं, व्हीट और जौ सबसे पहले आए थे। अब अनाज को रखने के लिए इन्होंने कई तरह के पॉट्स यूज किए होंगे, मटके यूज किए होंगे। ठीक है, तो जब इन्होंने नियोलिथिक एज में, नवपाषाण काल में खेती शुरू की तो खेती के लिए वहां रुकना होगा 5-6 महीने। जब खेती की और पूरी फसल आई तो उन्होंने मिट्टी के मटकों में रखना शुरू किया, और मटके बनाने के लिए व्हील या पहिए की डिस्कवरी करनी पड़ी। इसका मतलब जब इन्होंने खेती शुरू की, ठीक है, तो जब इन्होंने खेती शुरू की, अच्छा थोड़ा रिपीट, बिल्कुल, तो जब इन्होंने खेती शुरू की तो इन्हें परमानेंट रहना पड़ा। हाँ बिल्कुल, तो जब इन्होंने खेती शुरू की तो खेती की देखभाल के लिए बस्ती बनी, परमानेंट सेटलमेंट। खेती के जो भी प्रोडक्ट आए तो उसके लिए मटके बनाने पड़े, मटके बनाने के लिए पहिया डिस्कवर करना पड़ा, और मटके जब बन गए तो उनको पकाने के लिए आग या फायर पर कंट्रोल भी करना पड़ा। तो इंसान ने आग को सबसे पहले पेलियोलिथिक, पुरापाषाण में देख लिया था। आग तो उसने तब भी देख लिया होगा, फॉरेस्ट फायर, जंगलों की आग, लेकिन आग पर, फायर पर कंट्रोल उसने नियोलिथिक पे किया था। आया समझ में? तो नियोलिथिक वो टाइम है जब इंसान ने खेती शुरू की। खेती होने में 5-6 महीने किसी भी क्रॉप में, फसल के पकने में लगता है, तो उसने परमानेंट रहना शुरू किया। जब खेती हुई तो उसने मटके बनाए जिससे उसमें गेहूं, जौ वगैरह रख सके, और जब मटके बनाए तो मटके को बनाने के लिए पहिए को डिस्कवर किया, क्योंकि मटका कुम्हार किस चीज में बनाता? पहिए में। और मटके को जब बना लिया पहिए से तो पकाने के लिए फायर पर कंट्रोल सीखा। तो फायर को देखा था पैलियोलिथिक पे, फायर पर कंट्रोल शुरू किया नियोलिथिक पे। यहां तक कोई दिक्कत? तो हमने पहला पॉइंट तो ये देख लिया कि नियोलिथिक पे आ गई बस्ती। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो इन्हें प्री के लिए बता देने ना। अब देखो, पहली बार शहर का कॉन्सेप्ट
या अर्बन सिविलाइजेशन कब आई? तो ये सबको पता है, इंडस सिविलाइजेशन, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहली बार बस्ती का कॉन्सेप्ट नियोलिथिक में आया और पहली बार सिटी का, अर्बन प्लानिंग का इंडस वैली में आया। तो पहली बार गांव का कॉन्सेप्ट कहां आया होगा? चलो कोई बताए, जितने लोग लाइव हैं सबकी हिस्ट्री भी चेक करते चल रहे। तो पहली बार बस्ती, टोली, परमानेंट सेटलमेंट नियोलिथिक में आया और पहली बार अर्बन सिविलाइजेशन हड़प्पा में आया, इंडस वैली में आया। तो पहली बार गांव कब आया? फर्स्ट टाइम विलेजेस कब दिखाई दिए? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने लोग लेट आए हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। सम्राट क्या कर रहे हो यार? गलत है, गलत, बहुत गलत, गलत। पूनम जी गलत, पूजा जी, पूजा खंडा जी गलत। चलो परचेस कर सकते हैं, प्रेमलाल जी परचेस कर सकते हैं। अब सुनो, अब सुनो, अब देखो, सबका गलत है। एक भी बच्चे ने, इतने लोग पढ़ रहे जी कैसे पटवारी PSC बनेंगे, दोनों गलत है। अब सुनो, गांव या विलेज का मतलब क्या होता है? चलो ये बता दो, गांव या विलेज का मतलब क्या होता है? गांव या विलेज का मतलब क्या होता है? जहां के सब लोग क्या करते हैं? खेती। जहां सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, खेती से रिलेटेड हो, उसे कहते हैं गांव। अब देखो, जब गांव में खेती या एग्रीकल्चर इतनी डेवलप्ड हो जाए, अभी ऐसे समझ लो, ऐसे समझो एक एग्जांपल। हाँ, 2-3 लोगों का आंसर सही है, शिवानी सही है, आरती राठौर सही है। ताम्रपाषाण कैसे होगा? सुनो, क्या होता है, ऐसे मान लो इस गांव में 10 लोग रहते हैं। ये 10 लोग खेती करते हैं और 10 लोग ही अपना पेट भर लेते हैं, ठीक है? हाँ, फॉरेन में भी ये डेफिनेशन होगी। तो 10 लोग खेती करते हैं और 10 लोग अपना पेट भरते हैं। लेकिन एक इमेजिन करो कि इनके गांव में खेती इतनी डेवलप हो गई, ट्रैक्टर, क्रेशर, इतनी मॉडर्न खेती होने लगी कि 3 लोग इतनी खेती कर लेते हैं कि 10 लोगों का पेट भर लेते हैं। तो एक गांव मान लो, कोई XYZ गांव है, वहां पहले 10 लोग खेती करते थे और अपना अपना पेट भर लेते थे। आगे चलकर एग्रीकल्चर में सीड्स या खेती के तरीके इतने डेवलप हो गए कि 3 लोग ही 10 लोगों का पेट भर लेते हैं। जैसे जितने लोग मेरी क्लास ले रहे हैं, क्या आप सब खुद खेती करते हो? नहीं। क्या डॉक्टर खेती करता? नहीं। इंजीनियर खेती करते हैं? नहीं। दुकानदार खेती करते? नहीं। तो किसान गांव का इतना सफिशिएंट है इंडिया में कि गांव के बाकी लोग जो खेती नहीं करते और शहरों के लोगों का पेट भर सकते हैं। तो अगर गांव में ऐसी सिचुएशन हो जाए, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि 3 लोग ही 10 का काम करने लगे, तो बचे हुए 7 लोग अपना एक अलग बस सकते हैं और 7 लोग जहां रहेंगे उसे शहर कहते हैं। तो गांव के 10 में से 3 लोग खेती करने लगे और 10 में से बाकी 7 लोग दूसरे कामों में, कोई शिल्पकार बन गया, कोई मोची बन गया, कोई दर्जी बन गया, कोई बढ़ई बन गया, और ये 7 लोग जहां रहने लगे उसे शहर कहते हैं। तो शहर का मतलब है जहां के लोगों के व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, खेती ना हो, और गांव का मतलब ऐसी जगह जहां लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती हो। तो मेरे ख्याल से गांव और शहर का मतलब समझ में आया होगा। जितने लोग लाइव हैं, क्या गांव और शहर में अंतर समझ में आया? चलो बढ़िया। अब देखो, नवपाषाण में बस्ती थी और इंडस वैली में अर्बन था, मतलब इनके बीच में कहीं, इनके बीच में क्या था? चैल्कोलिथिक, ताम्रपाषाण काल। वो टाइम था जब खेती तो होती थी, मतलब ताम्रपाषाण वो टाइम था जब खेती तो होती थी पर वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थी। वो डेवलप नहीं थी कि कुछ लोग खेती करें और सबका पेट भर लें। तो ताम्रपाषाण या चैल्कोलिथिक टाइम वो टाइम है जब
जितने लोग खेती करते थे उतना ही पेट भर पाते थे। इसलिए चैल्कोलिथिक को बोलते हैं कि ये वो टाइम है, चैल्कोलिथिक वो टाइम है जब विलेज या गांव को सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया। तो सबसे पहले गांव का कॉन्सेप्ट चैल्कोलिथिक में आया था और इंडस वैली तक आते आते खेती इतनी ज्यादा डेवलप्ड हो गई कि लोग अब शहर में भी रह सकते हैं। तो ये हमने समझ लिया। देखो आज हम पढ़ रहे हैं ग्राम पंचायत या पंचायती राज। तो पंचायती राज गांव में चलता है। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि गांव का कॉन्सेप्ट कैसे आया। तो गांव का कॉन्सेप्ट आया कि पहले लोगों ने खेती शुरू की, यही बस्ती बड़े होके गांव हो गई, और जब गांव के कुछ लोग ही पूरे गांव का पेट भरने लगे तो बाकी लोग दूसरी जगह रहने लगे और उसको बोलने लगे शहर। तो पहली बार डेवलप्ड खेती तुम्हें इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही मिलेगी, क्योंकि अगर खेती डेवलप नहीं होगी तो कभी शहर नहीं बन सकता। क्योंकि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई और वैदिक सभ्यता शुरू हुई तो वैदिक सभ्यता में खेती मुख्य व्यवसाय नहीं था। क्या था? पशुपालन। और जब खेती डेवलप नहीं होगी तो वापस क्या आ जाएंगे? तो फिर क्या आ जाएंगे? गांव। तो जैसी सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई वैसी शहर भी खत्म, क्योंकि खेती खत्म शहर खत्म। ध्यान रखना, खेती खत्म शहर खत्म। इसलिए हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई, शहर खत्म हो गए। वैदिक सिविलाइजेशन में खेती थी ही नहीं, वहां मुख्य व्यवसाय क्या था? लाइव स्टॉकिंग, पशुपालन। इसलिए वैदिक सभ्यता में क्या है? गांव। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा कि नहीं? अगर वैदिक सभ्यता में कृषि डेवलप हो गई होती तो शहर आ गए होते। चलो, तो मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आ गया होगा कि गांव का कॉन्सेप्ट कहां से आया है। अब जब गांव आ गए तो अब एक चीज है कि गांव का शासन, रूलिंग या गांव का मैनेजमेंट कौन करेगा? तो मौर्य काल हो, गुप्त काल हो, कोई भी एरा हो, राजाओं ने कभी भी गांव की रूलिंग में या गांव के मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं किया। और वहां पर गांव के लोगों को ही बोला कि आप ही अपना एक ग्रुप बना लो, जिसे बोलते हैं पंचायत, और आप लोग खुद ही शासन करने लगो। सबसे फेमस जिस पर क्वेश्चन आते हैं पंचायत व्यवस्था पे, वो थी चोलों की, चोल डायनेस्टी। चोलाज डायनेस्टी में सबसे फेमस था। इसमें क्या है? दो चीजें होती थी, एक होती थी समिति और एक होती थी सभा। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं पंचायती राज में, क्योंकि पंचायती राज इंडिया में अगर सबसे पहले देखने को मिलता है तो चोल वंश के टाइम पर मिलता है। यहां क्या था? दो चीजें होती थी। आम लोगों को जब डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करते थे तो वो समिति कहलाती थी, आम लोगों को। लेकिन सभा कुछ लोगों के द्वारा ही रूल की जाती थी, और सभा केवल उन गांव में बनती थी जो गांव ब्राह्मणों को दान में दिए जाते थे, और उन विलेजेस को, गांव को अग्रहार कहते थे। तो जब आप एंशिएंट इंडिया पढ़ोगे तो आपको एक टर्मिनोलॉजी मिलेगा, अग्रहार। अग्रहार का मतलब है वो गांव जो किसी ब्राह्मण को दान में दिया गया है। तो जो नॉर्मल गांव होते थे वहां रूलिंग करती थी समिति, वहां शासन समिति करती थी, और शाम समिति को कौन देखता था? आम लोग। लेकिन जो गांव वैदिक युग में सेम यही है? बिल्कुल नहीं है। चलिए, वो कॉन्सेप्ट अलग है, उसमें राजा होता था। अभिलाषा जी, वो राजा का कॉन्सेप्ट अलग है। अब सुनो, इसमें सभा होते थे, अग्रहार होते थे। उस समय ब्राह्मणों को दान में नहीं दिया जाता था। अभिलाषा जी, सातवाहन से पहले कभी भी ब्राह्मणों को गांव दान में नहीं दिए गए। सातवाहन वंश के टाइम पर पहली बार ब्राह्मणों को दान में दिए गए, और गुप्त काल में सबसे ज्यादा दिए गए। और अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जो सभा है ये केवल उस गांव में होती थी जहां पर गांव ब्राह्मणों को दान में दिए जाते थे। मेरे ख्याल से डिफरेंस समझ में। सभा समिति विदित वैदिक में था, पर अग्रहार का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब ये सभा या ग्राम सभा, अगर हम इसको देखते हैं तो इनके जितने भी मेंबर्स होते थे उन्हें पेरुमक्कल कहते थे,
और जब तक आप कुछ कंडीशंस फुलफिल नहीं करेंगे, कुछ शर्तें पूरी नहीं करेंगे, तब तक आपको इस सभा में इंक्लूड नहीं करते थे। कौन कौन सी कंडीशन थी? पहला, आप उस गांव के निवासी हो। दूसरा, उम्र 35 से कम नहीं, 70 से ज्यादा हो, 70 से ज्यादा नहीं, कम से कम 1.5 एकड़ जमीन हो उसके पास, और अपना खुद का मकान हो, और सभी तरह के वेद मंत्र वगैरह का ज्ञान हो। तो समिति में तो सभी तरह के लोग आ जाते थे, पर सभा में केवल वही लोग आते थे जिन पर इतनी सारी एलिजिबिलिटीज या योग्यता होते थे। हाँ, पूरा पंचायत मैं करवाऊंगा ऋषि जी, पूरा पंचायत करवाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन आज के बाद ये क्लासेस दूसरे चैनल पर होंगी। हमने इस कमेंट सेक्शन में उस चैनल की लिंक अपलोड कर दी है, आप उस पर जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। हाँ, क्लास की पीडीएफ आपको आप जैसे ही परचेस करेंगे, 1000 रुपए में पूरा पटवारी का कोर्स है, जैसे आप ऐप पर परचेस करेंगे तो आपको पूरी पीडीएफ मिलेगी। चलिए, तो ये हमने कर लिया। चलिए, तो हमने ये देख लिया। अब हम मुगल काल में देखें, मुगल काल में क्या होता था। मुगल में तो हमने देख लिया चोल काल का क्या होता था। अब मुगल एरा में देखते थे, तो मुगल का लोकल का जो आदमी होता था उसे बोलते थे खुद मुकद्दम चौधरी। तो जब मुगल एरा में आओगे तो वहां गांव की व्यवस्था वही का लोकल का आदमी करता था, गांव का एक मुखिया ही करता था, जैसे आप खुद मुकद्दम या चौधरी बोलते हो, और उसकी हेल्प करता था पटवारी। तो जब आप मुगल एरा में आओगे, यूट्यूब पर नहीं होगी, यूट्यूब पर नहीं होगी, जब आप मुगल एरा में आओगे तो जो गांव का एक अच्छा प्रभावशाली व्यक्ति जिसकी वहां अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो, सब इज्जत करते हो, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, जैसे खुद मुकद्दम चौधरी। तो ये गांव का वो आदमी था जो गांव का प्रशासन देखता था, और इसकी हेल्प करता था पटवारी। पटवारी को कुल रेवेन्यू का 1% बदले में मिलता था, जिसे बोलते थे दस्तूरी। जिसे क्या बोलते थे? दस्तूरी। तो हमने क्या पढ़ा कि चोल के टाइम पर क्या होता था, समिति और सभा होती थी। समिति में गांव के सभी लोग आते थे, सभा केवल उन्हीं गांव में बनती थी जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, और वहां पर कुछ लोगों को कुछ योग्यता पूरी करने के बाद ही सभा में शामिल करते थे। जबकि मुगल काल में क्या होता था, गांव के ही किसी आदमी को गांव का मुखिया बना देते थे, जैसे खुद मुकद्दम या चौधरी कहते थे। वो पूरे गांव से रेवेन्यू वसूलता था, रेवेन्यू की वसूली में पटवारी हेल्प करता था। टोटल जितना रेवेन्यू आया उसका 1% पटवारी को मिल जाता था, और उसको दस्तूरी कहते थे। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि दस्तूरी क्या है। चलिए अब देखो, तो ये हो गया मुगल काल का। तो हमने थोड़ा सा चोल का सिस्टम देख लिया, हमने थोड़ा मुगल का सिस्टम देख लिया। अब हम इसके आगे देखते हैं। अब जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने 1864 में एक रेजोल्यूशन पास किया, और उन्होंने बोला कि अब हम इंडिया में लोकल गवर्नेंस चलाएंगे। क्यों चलाएंगे अभी देखेंगे। तो ब्रिटिश रूलिंग ने, इसके बाद मुगल हो गया, अंग्रेज आ गए। अंग्रेज ने पहली बार लोकल गवर्नेंस या ग्राम पंचायत की बात 1864 के रेजोल्यूशन या प्रस्ताव से की। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार अंग्रेजों ने स्थानीय शासन के मान्यता के लिए या रिकॉग्निशन के लिए कौन सा प्रस्ताव दिया था? तो 1864। इसके बाद आए लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो को क्या हुआ, 1861 में एक एक्ट आया, और उसमें यह बोला गया कि आप बजट का मैनेजमेंट करो। 1861 का जब एक्ट आया तो लॉर्ड मेयो को बोला गया कि बजट बहुत ज्यादा हो रहा है, और यहां भारत पर हमें बहुत घाटा हो रहा है प्रशासन पे। तो लॉर्ड मेयो ने कहा कोई दिक्कत नहीं, अपन ऐसा करते हैं, ऐसा करते बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट लाते हैं। कैसा आसान सा कॉन्सेप्ट? इन्होंने बोला कि देखो क्या होता है, अभी गांव में स्कूल खोलना है, सरकार पैसा देती है। गांव में हमें अस्पताल खोलना है, सरकार पैसा देती है। गांव में सब साफ सफाई करना है, सरकार पैसा देती है। तो ऐसा करते हैं अपन कि गांव के लोगों से बोलते हैं तुम्हें अस्पताल अगर खुलवाना है तो तुम लोग टैक्स दो, अगर तुम्हें स्कूल खुलवाना है तो टैक्स दो। तो लॉर्ड मेयो ने पहली बार लोकल टैक्स की बात की, लोकल टैक्स, स्थानीय कराधान की।
तो लोकल टैक्स की बात किसने की? लॉर्ड मेयो ने। और कब बात की? 1870 में। तो 1861 का बजट आया, लॉर्ड मेयो से बोला गया बजट को जो घाटे में चल रहा है उसको ठीक करना है। इन्होंने कहा देखो सेंट्रल और स्टेट के खर्चे कम नहीं कर सकते, पर जो गांव के खर्चे वो अपन कम कर सकते। कैसे? गांव वालों से बोले कि आपको स्कूल खुलवाना सब 10-10 रुपए दो, आपको अस्पताल खुलवाना 10-10 रुपए दो, इस टाइप का उन्होंने बोला। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, वित्तीय विकेंद्रीकरण। तो वित्तीय विकेंद्रीकरण का मतलब है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो पहले टैक्स या तो सेंट्रल या स्टेट वाले लगाते थे, अब इन्होंने कहा डिसेंट्रलाइज कर दो, उस टैक्स लगाने की पावर को गांव के मुखिया को भी दे दो। गांव के मुखिया से कह दो कि पूरे गांव के लोगों से टैक्स ले लो। ठीक है, तो पूरे गांव वालों से टैक्स ले लो, अस्पताल खोल लो। पूरे गांव वालों से टैक्स ले लो, स्कूल खोल लो। पूरे गांव वालों से टैक्स ले लो, सफाई करवा दो। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। तो आपसे पूछा जाएगा कि वित्तीय विकेंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट या गांव में टैक्स का कॉन्सेप्ट कौन लाया था? तो लॉर्ड मेयो। और कब लाए थे? तो 1870 में। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कि कोई कहानी में दिक्कत है? तो मुझे एक कमेंट में बताओ कि ब्राह्मणों को जो गांव दान में दिए जाते थे उन्हें क्या कहते हैं? ब्राह्मणों को जो गांव दान में दिए जाते थे, हाँ अंकित अच्छे से पढ़ना है, देख लिया मैंने कमेंट। जो ब्राह्मणों को गांव दान में दिए जाते थे उन्हें क्या कहते हैं? अग्रहार। अग्रहार। सविता, दीप्ति, पूनम, अंकिता, तान्या, तान्या, और आंसर आ ही नहीं रहे। चलो अभिलाषा, समर, सबका सही है। दूसरा, सभा जो अग्रहार में बनती थी उसके मेंबर्स को क्या कहते थे? जो सभा के, बिल्कुल सही अग्रहार, सभा में जो मेंबर बनता था उन मेंबर्स को क्या बोलते थे? पेरुमक्कल, बिल्कुल सही है। सविता, तान्या, नवीन, चलो सही है, पेरुमक्कल बिल्कुल सही। अंग्रेजों ने पहली बार लोकल गवर्नेंस के लिए कौन सा प्रस्ताव लाए थे? अंग्रेज लोकल गवर्नेंस के लिए पहली बार कौन सा प्रस्ताव लाए थे? किस सन में, कब लाए थे, मतलब कौन कब लाए थे? सविता जी गलत है, समर खान गलत है। 1864 में लाए थे। अभी हमने डिस्कस किया ना कि पहली बार लोकल गवर्नेंस के लिए प्रस्ताव। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। आप लोग क्या समझ रहे हैं? आप गलत समझ गए शायद, नहीं समझे। पहली बार प्रस्ताव 1864 में आया था। जो लॉर्ड मेयो का वित्तीय विकेंद्रीकरण था वो 1861 से था। हमने बोला कि जो लॉर्ड मेयो ने बोला है, जो लॉर्ड मेयो ने 1870 में, लॉर्ड मेयो ने 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण किया था, वो 1861 से था। दोनों क्वेश्चन अलग है। लोकल गवर्नेंस कब आया? 1860, मतलब 1864 पहला प्रस्ताव था। वित्तीय विकेंद्रीकरण किस एक्ट से आया था? तो वो 1861 से था। चलिए यहां तक कोई दिक्कत? फिर ये है लॉर्ड रिपन। इनका एक प्रस्ताव आया 1882 और इन्होंने टैक्स के साथ साथ पूरी पावर दे दी। ठीक है, पूरी पावर दे दी लॉर्ड रिपन ने। तो आपसे पूछा जाएगा फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस, स्थानीय शासन का पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन। क्योंकि लॉर्ड मेयो ने केवल पैसे की बात की थी, टैक्स की बात, जबकि लॉर्ड रिपन ने हर चीज की बात की थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि लोकल गवर्नेंस के लिए लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव कब आया था? तो 1882। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद
एक बना 1907 में रॉयल हाउस कमीशन। 1907 में रॉयल हाउस कमीशन बना जिसके प्रेसिडेंट या चेयरमैन थे हॉब्स हाउस। ठीक है, तो यहां पर हॉब हाउस बने अध्यक्ष। तो 1907 में एक रॉयल कमीशन बना, एक रॉयल कमीशन बना। हाँ धाकड़ जी आपका कमेंट अच्छा ब्लर हो गया क्या? हाँ धाकड़ जी समझ में नहीं आया आपका कमेंट। कुछ लोग शिक्षा दान करते हैं, कैमरा ब्लर कर रहा है। वहां तो दिख रहा है मुझे, स्क्रीन पे तो क्लियर दिख रहा है, ठीक है सबका आ रहा है। अब ठीक है चलो हो गया सही। तो 1900 देखो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा 1864 में पहली बार प्रस्ताव आया, 1870 में टैक्स की पावर दे दी, मतलब वित्तीय विकेंद्रीकरण दिया। 1882 में रिपन ने पूरी पावर दे दी। तो 1870 में केवल टैक्स आया था, वित्तीय विकेंद्रीकरण, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। रिपन ने आके पूरा डिसेंट्रलाइज कर दिया। फिर 1907 में रॉयल कमीशन आया जिसके चेयरपर्सन थे हॉब हाउस। 1907 में रॉयल कमीशन आया हॉब हाउस। इसमें इकलौते इंडियंस थे आर.सी. दत्त। आपसे पूछा जाएगा पंचायत के ऊपर जो रॉयल कमीशन बना था या हॉब हाउस कमीशन बना था 1907 में, उसके इकलौते इंडियन मेंबर कौन थे? तो रमेश चंद्र दत्त साहब, आर.सी. दत्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत पर जो रॉयल हाउस कमीशन बना उसमें एक ही भारतीय था, वो थे रमेश चंद्र दत्त या आर.सी. दत्त साहब। तो हमने इतनी चीजें कंप्लीट कर ली। हमने 1864 का प्रस्ताव देख लिया, हमने 1870 का मेयो का फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, वित्तीय विकेंद्रीकरण देख लिया, 1882 का रिपन का ग्रामीण सुशासन देख लिया, 1907 का हमने रॉयल कमीशन देख लिया। इन चारों पॉइंट में क्या आपको कोई दिक्कत है? हाँ पूरा पढ़ाएंगे पर ऐप में, अजय सिंह जी पूरा पढ़ाएंगे पर ऐप में। इन चारों पॉइंट्स में क्या किसी को कोई डाउट है? निकिता का आंसर आ गया नहीं। चलो और किसी का कोई डाउट है? रॉयल में रॉयल कमीशन पंचायत लागू हो सकती है कि नहीं उस पर बना है। ठीक है, उस पर बना है जिसमें आर.सी. दत्त इकलौते थे। बहुत बढ़िया। ठीक है, वैसे भी ये पीएससी के भी काम का है पूरा। अब चाहिए इसमें आ गया। अब सुनो, अब आ गया 1919 का एक्ट। अब इसको समझो। 1919 के एक्ट में क्या हुआ? इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच पावर बांट दी। इन्होंने क्या किया? सेंट्रल और प्रोविंस के बीच में पावर बांट दी। और प्रोविंस में बोला, इन्होंने सेंट्रल पे क्या बोला? 1919 का एक्ट समझ लो, पीएससी में एक्ट आता है, समझो। इन्होंने बोला कि जो सेंट्रल की पावर रहेगी वो रहेगी गवर्नर जनरल पे, जिसको उस समय वाइस राय बोलते थे। सुनो सुनो, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1919 का एक्ट क्या था? तो 1919 का एक्ट पहली चीज कि दो लोगों में बंटवारा था। कौन कौन? सेंट्रल और प्रांत में बंटवारा था, पहला चीज। दूसरा, सेंट्रल को जितनी पावर दी उसको फिर नहीं बांटा, उसको फिर नहीं बांटा, ये पूरे के पूरे गवर्नर जनरल को पावर दे दी। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे इन्होंने पावर नहीं बांटी, इन्होंने टोटल पावर तो बांट दी। अगर आपसे पूछे कि 1919 में पावर बांटी, हाँ बांटी। किस में बांटी? सेंट्रल और प्रोविंस में बांट दी। पर क्या सेंट्रल लेवल में बांटी? नहीं, सेंट्रल की जितनी पावर थी वो पूरी की पूरी गवर्नर जनरल को दे दी। प्रोविंस में इन्हें बांट दी, कुछ पावर दे दी गवर्नर। देखो, प्रांत के लेवल पे गवर्नर बोलते हैं, सेंट्रल लेवल पे गवर्नर जनरल बोलते हैं। जैसे हमारे स्टेट लेवल पे राज्यपाल होता है, सेंट्रल लेवल पे राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही वहां स्टेट लेवल पे गवर्नर होता था और सेंट्रल लेवल पे गवर्नर जनरल होता था। तो सेंट्रल लेवल में गवर्नर जनरल की पावर नहीं बांटी, पूरी की पूरी गवर्नर जनरल पे रही। और स्टेट लेवल की पावर बांट दी। इन्होंने क्या किया? गवर्नर को दे दी और मंत्रिमंडल को दे दी।
मंत्रिमंडल का मतलब है जो चुने गए इंडियंस थे वो, उनको पावर दे दी। मंत्रिमंडल या विधान परिषद, मंत्रिमंडल से अच्छा वर्ड होगा विधान परिषद। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था, इसमें इन्होंने सेंट्रल लेवल पे पावर बांटा कि प्रोविंस लेवल पे, मतलब केंद्र के लेवल पे पावर बांट दी कि प्रांत के लेवल पर, इन्होंने किस लेवल पर पावर को बांट दिया? आप लोगों को क्या दिख रहा? सेंट्रल के लेवल पे पावर बांटा कि प्रांत या प्रोविंस के लेवल पे? किस लेवल पर इन्होंने शक्तियां बांट दी? अगर दिख रहा होगा तो मुझे यहां दिख रहा कि ये दो पावर बट गई। नहीं, दोनों लेवल पे नहीं बटी सविता जी, नहीं बटी। तो केंद्र की पूरी पावर गवर्नर जनरल पे, हमने प्रांत, देखो आप लोग देखो ना, प्रांत में कुछ पावर गवर्नर के पास है, कुछ पावर विधान परिषद के पास। बिल्कुल। अब देखो, तो आपसे पूछा जाएगा डायरकी या द्वैध शासन कहां पर शुरू हुआ? तो आप बोलोगे प्रांत के स्तर पर, प्रोविंस लेवल पर। तो आपसे पूछा जाएगा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट किस लेवल पर बांटा? अब देखो, जो गवर्नर के पास पावर रिजर्व रही, नहीं पावर तो है पर सेंट्रल के पास जितनी पावर वो उसने किसी को बांटी नहीं। जितनी पावर हमने गवर्नर जनरल को दी उसको बांटनी नहीं पड़ी, इसलिए इसको नहीं कहते द्वैध शासन। गवर्नर को जितनी पावर दी उसे बांटनी पड़ी। देखो, गवर्नर जनरल को पावर नहीं बांटनी पड़ी पर गवर्नर को पावर बांटनी पड़ी, किसके साथ? विधान परिषद के साथ। तो यहां दो लोगों का शासन हो गया, मतलब द्वैध शासन। दो का शासन मतलब द्वैध शासन। अब जितनी पावर गवर्नर के पास रिजर्व थी उसे बोलते रिजर्व्ड शक्तियां या आरक्षित शक्तियां, उसे रिजर्व्ड पावर्स या आरक्षित शक्तियां बोलते हैं। और जितनी पावर उसने इंडियंस को या विधानमंडल को, विधान परिषद को ट्रांसफर्ड कर दी उसे बोलते हैं ट्रांसफर्ड पावर या हस्तांतरित शक्तियां, इसको कहते हैं हस्तांतरित शक्तियां। और आप लोगों को बता दें, जो पंचायत नहीं, स्थानीय शासन, लोकल गवर्नेंस, वो इंडियंस को मिल गया था। तो लोकल गवर्नेंस इंडियंस को 1919 के एक्ट से सेंट्रल में नहीं गया। तो लोकल गवर्नेंस या पंचायती राज 1919 में केंद्र को नहीं मिला, प्रांत को मिला। प्रांत में गवर्नर को नहीं मिला, यह मिला विधान परिषद को, जिसे बोलते हैं ट्रांसफर्ड या हस्तांतरित। तो अगर मैं आपसे पूछूं ग्राम पंचायत या ग्रामीण शासन की जो पावर थी वो किसके पास थी? तो आप बोलोगे ये विधान परिषद के पास थी, जो एक ट्रांसफर्ड पावर थी। इसको ट्रांसफर्ड पावर या हस्तांतरित क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पावर गवर्नर ने इन्हें ट्रांसफर की थी। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है कि ग्राम पंचायत किसके पास थी? ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया? हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल सही। किसी को कोई डाउट है? क्लियर हो रहा कि नहीं? क्या सारे डाउट्स, क्योंकि यहां कई लोगों को डाउट्स रहते हैं। वित्त पुलिस वगैरह, हाँ, सब गवर्नर के पास। चलिए, बिल्कुल क्लियर, बहुत अच्छा। इसके बाद तो आपको यह पता चल गया कि जो आप ग्राम पंचायत सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हाँ बिल्कुल अधीन काम करते थे, तो आपको यह समझ में आ गया कि जो ग्राम पंचायत का कॉन्सेप्ट है, लोकल गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है, वो पहली बार हमारे पास 1919 से आया। और जब 1935 का एक्ट आया तो भी यही फॉर्मूला रहा कि ग्राम पंचायत हमारे पास ही ट्रांसफर रही। तो 1919 से हमें मिल गया, 1935 में भी 1935 के एक्ट से भी हमारे पास रहा। और जब देश आजाद हुआ तो उस समय 1935 का एक्ट चल रहा था। इसका मतलब जब देश आजाद हो गया तब प्रोविंस के पास ही था। और हमारे संविधान का आधे से ज्यादा हिस्सा किससे बना है? 1935 के एक्ट से। और मुझे यह बताओ, जब भारत का संविधान बना होगा तो पंचायत किसको मिली होगी? केंद्र को कि राज्यों को? जितने लोग कमेंट सेक्शन में हैं मुझे यह बताना कि जब हमारे संविधान में पावर बांटी गई होगी 7वें शेड्यूल में, 7वीं अनुसूची में, तो केंद्र को पंचायत दी गई होगी कि राज्य को? पंचायत पर अधिकार किसको दिया गया होगा?
राज्य को, निधि शुक्ला राज्य को, बिल्कुल सही। तो उसका रीजन ही यही है, क्योंकि जब पहली बार पंचायत किसी को बांटा था तो वो राज्य को ही दिया गया था। इसीलिए जब संविधान बना तो 7th शेड्यूल में पंचायत भी हमने राज्य को ही दे दी। तो जैसी व्यवस्था अंग्रेज करके गए वैसी व्यवस्था हम अपने संविधान में बना के रखी है। तो यह भी आपको समझ में आ गया कि क्या हुआ था। तो यहां तक कोई समस्या है? चलो कोई समस्या नहीं। इसके बाद जब हमारा संविधान बना तो आर्टिकल 40 में अनुच्छेद 40 में, और ये पार्ट 4 है जिसे बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व, उसमें हमने पंचायत को शामिल किया। तो जब हमने संविधान बनाया तो संविधान के डीपीएसपी में भाग 4 में पंचायतों को शामिल किया। तो आपसे पूछे पंचायत 7वीं अनुसूची में, जहां केंद्र राज्य और समवर्ती सूची है, कनकरेंट लिस्ट है, उसमें कहां है? तो आप बोलोगे स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में। और ये कहां है? डीपीएसपी में, अनुच्छेद 40 में। हाँ, गांधी, बिल्कुल सही। इसके बाद और आगे चलो, अब सुनो, अब इसके आगे की कहानी सुनो। ये एक अमेरिकी फौज के सिपाही है, रॉबर्ट मेयर, अल्बर्ट मेयर। ये अमेरिकी सिपाही थे अल्बर्ट मेयर। ये 1944 में भारत आए, और जब ये भारत आए तो इन्होंने भारत के किसानों को देखा बहुत पिछड़ी टाइप की खेती कर रहे थे। तो अल्बर्ट मेयर ने कहा कि इनकी खेती का तरीका तो 50 साल पुराना है। अमेरिका में जो खेती 50 साल पुरानी होती थी उसी टाइप से आज इंडिया में हो रही, ऐसे तो इनकी भुखमरी कभी खत्म नहीं होनी। तो अमेरिका के एक सिपाही अल्बर्ट मेयर ने भारत में यहां कुछ किसानों को देखा, बहुत गरीबी की हालत में देखा। उन्हें कारण लगा कि ये पिछड़ी तकनीक से खेती करते हैं, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट तैयार किया इटावा में। तो इन्होंने क्या किया, 1948 में इटावा में एक ट्रायल शुरू किया, ट्रायल इटावा में। और इसके लिए अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन से पैसा आया। तो अमेरिका का एक सिपाही था मेयर साहब। मेयर साहब ने यहां किसानों की हालत देखी बुरी। इसके बाद उन्होंने 1948 में एक इटावा प्रोजेक्ट चलाया। वो इटावा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। ध्यान रखना, वही जाके सब पंचायती राज बनना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं यही सब पंचायती राज बनेगा। तो सबसे पहले भारत में इटावा प्रोजेक्ट चला। किसने चलाया? अल्बर्ट मेयर ने। किसकी मदद से? फोर्ड फाउंडेशन की मदद से। और जब वो इटावा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो हमने पूरे देश में स्कीम को लागू कर दिया। उस स्कीम का नाम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और ये शुरू हुआ 2 अक्टूबर को, क्योंकि गांव का विकास महात्मा गांधी चाहते थे। इसलिए 2 अक्टूबर 1952 को हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, क्योंकि गांधी जी का सपना था गांव का डेवलपमेंट। इसलिए 2 अक्टूबर को ये स्कीम शुरू करते। हाँ, ओपन हो गया, पटवारी का बैच ओपन हो गया। पटवारी का ही बैच चल रहा है प्रदेश जी, पटवारी का बैच चल रहा है। तो ये समझ में आया। तो ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है एक्चुअली एक ट्रायल से आया। उस ट्रायल का नाम है इटावा पायलट प्रोजेक्ट। अगर ये इटावा पायलट प्रोजेक्ट सही नहीं चलता तो 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं आता। जब हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कर दिया तो 1953 में एक और प्रोग्राम चलाया, विस्तार सेवा कार्यक्रम। विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953 में। तो हमने क्या किया, लोगों को ज्यादा भाग देने के लिए, पंचायत की ओर लाने के लिए हमने 2 प्रोग्राम चलाए। एक 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एक हमने 1953 में चलाया एक्सटेंशन डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम। तो 2 प्रोग्राम शुरू हो गए। तो देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ तो हमने संविधान बनाया। पंचायत हमने वही व्यवस्था रखी जो अंग्रेजों की थी, हमने राज्यों को दिया। इसके बाद हमने क्या किया, संविधान में आर्टिकल 40 पे रख दिया, भाग 4 में डीपीएसपी में। इसके बाद अल्बर्ट मेयर आए, किसानों की हालत बुरी देखी तो उन्होंने एक इटावा प्रोजेक्ट शुरू किया। जब वो प्रोजेक्ट 1948 वाला सही हुआ तो पूरे देश में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर दिया। 1952 में मदद की अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन ने। इसके बाद हमने एक और योजना तुरंत शुरू कर दी, विस्तार सेवा कार्यक्रम, एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम। दोनों बुरी तरह से फ्लॉप हो गए।
तो अब ये जब दोनों तरफ से बुरी तरह से फ्लॉप हो गए तो नेहरू जी चिंता में पड़ गए, क्योंकि ये दोनों प्रोग्राम पंचायती राज के लिए थे, जिसमें गांव के लोगों को ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट या समग्र विकास का मतलब है ये स्कीम किसी एक चीज के लिए नहीं थी। इससे गांव की शिक्षा, गांव की शिक्षा, गांव का स्वास्थ्य, गांव की सफाई, सब कुछ ठीक करना था। पर ये दोनों योजनाएं बुरी तरह से फेल हो गई। कारण क्या था? लोगों ने इस पे भाग नहीं लिया। चलिए, इसके बाद जब ये दोनों योजना फेल हो गई तो नेहरू जी ने एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम था बलवंत राय मेहता। हाँ, ये फेल इसलिए हुए क्योंकि इसमें लोगों की भागीदारी, लोगों के पार्टिसिपेशन से स्कीम को फॉलो करना है। आजादी कितने साल, जब इतनी अवेयरनेस आ गई तो हमें योजनाएं पता नहीं चलती कि कब कौन सी स्कीम आई। देखो, मोदी जी के आने के पहले, मोदी जी की चाहे लाखों बुराइयां हो, एक अच्छाइयां है कि कोई भी स्कीम आती है वो हर होर्डिंग, हर उसमें अपने फोटो के साथ लगवा देते हैं। ठीक है, तो जैसी दोनों स्कीम फ्लॉप हो गई तो तुरंत बलवंत राय मेहता को बुलाया और 16 जनवरी 1957 को उन्होंने बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई, जिन्होंने नवंबर में 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट दी। इनकी रिपोर्ट के बाद ही भारत में पंचायती राज आया। तो अगर अंग्रेजों में लोकल गवर्नेंस के फादर बात करें तो रिपन है, और भारत में अगर हम किसी लोकल गवर्नेंस के फादर की बात करें तो बलवंत राय मेहता को बोलेंगे, जिनकी कमेटी से पंचायती राज लागू हुआ। चलो, यहां तक की स्टोरी मुझे आप लोगों से जाननी है। मैंने क्या पढ़ाया, क्या आपको याद हुआ? चलो, पहला क्वेश्चन, गांव का कॉन्सेप्ट पहली बार किसके टाइम पर आया? चलो जल्दी से बताओ, गांव का कॉन्सेप्ट पहली बार किसके टाइम पर आया? गांव कॉन्सेप्ट कब आया पहली बार? चल को लेते एक। अब तो डिसलाइक का बटन हट गया तो पता ही नहीं चलता कितने लोग डिसलाइक करके चले जाते हैं। पहले क्या डिसलाइक बहुत सही था, अब मुझे ये नहीं पता चलता कि मेरे वीडियो में लोग डिसलाइक कितना कर रहे हैं ना, कुछ पता नहीं। वैदिक नहीं है, चैलकोलिथिक। आरती जी, ताम्रपाषाण। तो पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि गांव का कॉन्सेप्ट पहली बार, देखो हम पढ़ रहे ग्राम पंचायत, तो ग्राम का कॉन्सेप्ट कब आया ये पता होना चाहिए। ताम्रपाषाण। पूनम जी गलत है, इस वीडियो को फिर से शुरू से कर लेते, पता थोड़ी चलता है। चलो, ब्रह्मा थोड़ी है, इंसान है। पहले भी तो डिसलाइक होते थे, अब तो हटा दिए यूट्यूब ने, इसलिए कि इससे हेट बहुत ज्यादा फैलती थी। अब सुनो दूसरा क्वेश्चन, सबसे अच्छी ग्रामीण शासन व्यवस्था किस वंश के समय थी? सबसे अच्छी ग्रामीण शासन व्यवस्था किस वंश के समय थी? गुप्तकाल नहीं, चोल। जितने लोग चोल बोल रहे हैं वो सब सही है, सम्राट आपका गलत है। चोल वंश के टाइम पर सबसे अच्छी थी। चोल के गांव जो दान में दिए जाते थे उन्हें क्या कहते? गुप्त। गलत है, चोल सब सही है। जितने लोग चोल बोल रहे हैं सब सही है। चोल के समय जितने दान में गांव दिए जाते थे उन्हें क्या बोलते हैं? गांव को क्या बोलते हैं? सविता क्वेश्चन सुनो, उन गांव को क्या बोलते थे? चलो, बिल्कुल सही, अग्रहार। अग्रहार के मेंबर्स को क्या बोलते थे? अगला क्वेश्चन, अग्रहार के मेंबर्स को क्या बोलते थे? जल्दी से आंसर दो। अग्रहार के मेंबर्स को क्या बोलते थे? पलिक पक्का, पेरुमक्कल। पेरुमक्कल सही है बिल्कुल। चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताना है कि ब्रिटिश सरकार ने लोकल गवर्नेंस के लिए पहला प्रस्ताव कब लाए थे? ब्रिटिश सरकार लोकल गवर्नेंस के लिए पहला प्रस्ताव कब लाई थी? नहीं, अंकिता जी एक टेक्स्ट आपका गलत। 1864 बिल्कुल सही। वित्तीय विकेंद्रीकरण कब हुआ है?
फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन कब हुआ, जल्दी से बताओ। गुड इवनिंग पूजा। वित्तीय विकेंद्रीकरण कब हुआ? सही 1864, जो पुराने क्वेश्चन का बिल्कुल सही। 1870 लॉर्ड मेयो, बिल्कुल सही लॉर्ड मेयो। 1870 90 नहीं सम्राट। आज सम्राट के सभी आंसर गलत जा रहे हैं, निधि भी गलत है। 1970 नहीं 1870। इसके बाद फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस किसको बोला जाता है? फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस। हाँ चल जाएगा, पटवारी के लिए प्री एमपी जीके का बैच चल जाएगा, बिल्कुल। जिन्होंने एमपी जीके का बैच लिया है उन्हें अलग से एमपी पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिपन, और रिपन के जो 1882 का प्रस्ताव उसे बोलते हैं मैग्ना कार्टा, स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा, बिल्कुल सही। चलिए अब अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में नहीं, पहली बार राज्यों को पंचायती राज किस एक्ट के द्वारा ट्रांसफर किया गया था? पहली बार पंचायती राज किस एक्ट के द्वारा प्रोविंस को ट्रांसफर किया गया था? गुड इवनिंग परमल जी। 1919 बिल्कुल सही। नहीं वो अलग मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा अलग वर्ड है, किसी दिन मैग्ना कार्टा पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल सही 1919। 35 नहीं, सोनिका जी गलत, सोनिका खरे गलत है। 1919 1919 में पहली बार पंचायती राज को गांव राज्यों को ट्रांसफर किया गया, इसलिए हमने संविधान में 7 शेड्यूल में राज्यों को दिया। चलो संविधान के किस आर्टिकल में पंचायती राज था जब संविधान बना था? मनोज गलत है, 1919। बताओ जल्दी से, संविधान के किस आर्टिकल में पंचायत को रखा गया था? हाँ ये स्वशासन का मैग्ना कार्टा, हर चीज का मैग्ना कार्टा अलग होता है। 49 नहीं है, सुनील नारायण नरवरिया गलत। 40 बिल्कुल 40 बिल्कुल सही, जिनका 40 है बिल्कुल सही है। 42 गलत है, 42 में कब से हो गया? चलो बिल्कुल सही 40। अगला क्वेश्चन। अल्बर्ट मेयर जब भारत आया था अमेरिका से तो कहां पर उसने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था? भारत के किस गांव से अल्बर्ट मेयर ने यह शुरू किया था? गवर्नर में पावरफुल होता है, समझा नहीं? संजय का क्वेश्चन ले। इटावा बिल्कुल सही, इटावा में भी एक गांव है पर इटावा डिस्ट्रिक्ट से उसने शुरू किया था। चलो इसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब से शुरू हुआ है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किस डेट से शुरू हुआ है? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किस डेट से स्टार्ट हुआ है? 2 अक्टूबर 1952। तो बहुत अच्छे। अब सुनो, आज के लिए 1 घंटे की क्लास कम है। सुनो कल से सुन लो, आज की क्लास यही स्टॉप करते हैं। सुन लो, कल से पटवारी का बैच 6 PM to 10 PM चलेगा, पर वो आई मैग्नस 1 डे चैनल पे चलेगा। इस चैनल पे कल से पटवारी की क्लास नहीं चलेगी, वापस इस चैनल पे वापस PSC की चलेगी। केवल आज डेमो क्लास थी, अब कल से डेमो क्लास वहां चलेगी। दूसरा PSC का इसी चैनल पे चलेगा। 7 PM पर टूरिस्ट प्लेस की क्लास है, 7 PM पर टूरिस्ट प्लेस की क्लास है। 8 PM पर MP का कल से करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है।